कि मुल्ला बाहर निकलो, ए मुल्लों बाहर जाओ। कि यहाँ की जनता अब ऊब गई है। यहाँ की जनता यहाँ के इस्लामी निज़ाम से अब नफ़रत करती है। आयतुल्लाह ख़ामेनी से नफ़रत करती है। क्या ये तैयारियां बताती हैं कि 2026 में कुछ बड़ा होने वाला है ईरान के अंदर में, मिडिल ईस्ट के अंदर में, उस पूरे रीजन के अंदर में? क्या ईरान को सरगना नहीं कहा जाएगा? आखिर ईरान कहते हैं उसके प्रॉक्सी हैं अलग अलग देशों में। हिजबुल्लाह को तो कई मुस्लिम मुल्क, अरब मुल्क दहशतगर्द कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। और दर हकीकत यही है, वेस्ट एशिया में जो भी लड़ाई हो रही है वो शिया सुन्नी लड़ाई है। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पर वीडियो शो दीन दुनिया। और जिस तरह की सूरत हाल इस वक्त, जिस तरह के हालात इस वक्त बन चुके हैं मिडिल ईस्ट में, ईरान के अंदर, और जो वेनेजुएला का मामला हुआ है उसको लेकर भी चर्चा का बाजार बहुत तेजी से गर्मा रहा है कि अगला नंबर क्या ईरान का है। और जिस तरह से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अमेरिका उठाकर ले गया परिवार सहित, क्या इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा? इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं। इसके लिए हमने बात की, और जिस तरह के प्रदर्शन ईरान में हो रहे हैं उसको लेकर अमेरिका धमकी भी दे रहा है कि अगर ईरान ने सख्ती की तो हम कार्रवाई करेंगे, इस तरह की बातें आ रही हैं। तो हमने सोचा कि बात करते हैं ईरान के जो ताजा, सही और एक्चुअल सटीक हालात हैं उसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बताने के लिए आकिफ जैदी साहब। आकिफ जैदी साहब एक रिसर्चर हैं ईरान की अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, और आप वेस्ट एशिया मामलों के जानकार भी हैं। स्वागत है, खैर मकदम है लाइव हिंदुस्तान पर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अवसर देने का कि आपके दर्शकों तक कुछ अहम बातों को पहुंचा सकूं इंशाल्लाह। आकिफ जैदी साहब, हमारी बस यही कोशिश है कि हम जो असलियत है, जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है वो अपने दर्शकों के सामने रखें, भारत के, और जो जो भी हमें दुनिया भर से हिंदी और उर्दू समझने वाले देख रहे हैं उनके लिए। आप सबसे पहले ये बताइए कि वहां ताजा सूरत हाल ईरान में क्या है? जिस तरह की बात मीडिया के जरिए, खासतौर से इंटरनेशनल मीडिया के जरिए आ रही है कि ईरान में भारी प्रदर्शन हो रहे हैं, ईरान में जो है खामनेई विरोधी या इस्लामिक रेवोल्यूशन रिजीम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या वो दिख रहा है? जी, मैं आपके सवाल पर अभी उसका जवाब दूँगा और विस्तार से दूँगा। लेकिन उससे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के ज़रिए पश्चिमी एशिया के बारे में ख़ासकर अच्छी मालूमात के हिंदुस्तान के दर्शकों तक पहुँच पाती है। क्योंकि इस किस्म की अच्छी सटीक मालूमात की कमी है, अच्छे किस्म के विश्लेषण और तज्ज़िये की भी कमी है। जबकि ये इलाका और इसमें जो हो रहा है और आइंदा दिनों में होगा, वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अहम है, पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा, मिन जुमला खुद हिंदुस्तान को भी उसका असर होगा, देखना होगा और देख रहा है बल्कि। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि उस मीडिया के माहौल में जहाँ पर सनसनी पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है और हकीकत को पेश करने को बिल्कुल भुला दिया गया है, उसमें आप ये कोशिश जारी रख रहे हैं। आप और आप जैसे लोगों को सलाम। शुक्रिया। दूसरी बात ये मैं जी, दूसरी बात जो आपके सवाल से मुतल्लिक़ है कि ईरान के बारे में इस वक़्त मीडिया में सुर्ख़ियों में एक तस्वीर छा गई है। और वो ये जैसे कि आपने कहा कि हर तरफ प्रदर्शन है, विरोध है और जो यहाँ की इस्लामी हुकूमत का निज़ाम है, वो बस अभी वो गिरने ही वाला है, ख़त्म ही होने वाला है, तक़रीबन ऐसी तस्वीर है। मैं इसके बारे में ज़रा जो हकीकत है वो बयान करूँगा, लेकिन मैं बस ये दर्शकों को ये याद दिलाना चाहूँगा कि इस किस्म की तस्वीर, इस किस्म की जी। खबरें ईरान से ये पहली बार नहीं है जो आ रही हैं। अभी हम्म। 2022 में ये ऐसे ही किस्म की खबरें महसा अमीनी प्रोटेस्ट, हिजाब से एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के नाम से आई थी। जी। उससे पहले 2019 में आई थी, उससे पहले 2009 में आई थी और बीच-बीच में कभी-कभार आती रही हैं। एक जी। पैटर्न है, इंशाल्लाह मैं इस पैटर्न पर भी आगे बात करूँगा। अभी जो ज़मीनी हालात हैं
ज़मीनी हालात ये हैं कि कुछ हद तक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, आज से तकरीबन 8-9 दिन पहले की बात है। जी, तेहरान से शुरू हुए थे, महँगाई के खिलाफ और जो अर्थव्यवस्था में बदइंतज़ामी है, उसके खिलाफ शुरू हुए थे। तेहरान में, फिर कुछ और शहरों में। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन फिर बहुत जल्दी ये गायब हो गए, पीछे हो गए क्योंकि इन विरोध प्रदर्शनों को फैलने का दुश्मनों ने नहीं दिया, यानी जो ईरान के जो क्रांति के दुश्मन हैं, उन्हीं ने नहीं दिया। क्यों? उन्हीं ने फिर एक बार वो जो मैं पैटर्न की बात कर रहा था और उस पैटर्न पर विस्तार से भी आगे बात करूँगा, अपने एजेंटों के ज़रिए बजाए जी, इसके कि विरोध प्रदर्शन हो, तोड़-फोड़ का सिलसिला शुरू कर दिया। गाड़ियों में आग लगा देना, सरकारी दफ्तर पे हमला करना, पुलिस स्टेशन के ऊपर असलहे के साथ हमला करना वगैरह। जब ये सिलसिला शुरू हो गया तो अब विरोध प्रदर्शन नहीं रहे, बल्कि वो तब्दील हो गए तोड़-फोड़ में, वो तब्दील हो गए हिंसा में, आतिशज़नी में और फिर उसी तरह से बड़ी तेज़ी से उसमें जो भी लोगों की थोड़ी बहुत हमदर्दी थी और थोड़ी बहुत क्या बल्कि अच्छी खासी हमदर्दी थी विरोध प्रदर्शन के साथ। क्यों? क्योंकि जी, महँगाई का ये म यहाँ पर मसला एक हकीकत है, एक वाक़ियत है और लोग उससे परेशान हैं और एक लोकतांत्रिक माहौल में विरोध करना चाहते हैं, विरोध करते हैं, धरना देते हैं, नारे लगाते हैं। लोग हमदर्दी रखते हैं ऐसे विरोध प्रदर्शन से। लेकिन यहाँ के आम तौर पर लोग सिवा एक बहुत छोटी-सी एक अक़लियत और एक बहुत ही छोटी-सी माइनॉरिटी बाकी जो है कोई इंटरेस्ट नहीं रखता तोड़-फोड़ में और इस इस्लामी हुकूमत को गिराने में या उखाड़ने में। तो वो जी। खत्म हो गया सिलसिला और अब तो कोई अब दिन-ब-दिन इन तोड़-फोड़ के वाक़यात भी कम हो रहे हैं और ज़िंदगी जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं अपने नॉर्मल हालत पर दोबारा से लौट आई। लेकिन लेकिन आकिब ज़ैदी साहब, ये मैंने वेनेज़ुएला का जो वाक़या हुआ, जी फरमाइए। वेनेज़ुएला का जो वाक़या हुआ, उसके बाद एक चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग बात कर रहे हैं कि अगला नंबर ईरान का है और ये तक खबर आ रही है कि ख़ामनेई साहब देश छोड़कर निकल जाएँगे, उनके साथ 20 और लोग निकल जाएँगे, उनका परिवार निकल जाएगा और रूस उन्हें निकाल कर ले जाएगा जैसे बशर अल असद को सीरिया से निकाला था। जी देखिए, ये भी पैटर्न का हिस्सा है। जो पैटर्न ईरान को लेकर मीडिया में एक तस्वीर बनाई जाती है, एक बुलबुला बनाया जाता है, वो बड़ा-सा बुलबुला बनता है, चंद दिन बाद एकदम से गायब हो जाता है। अगर जो आपके आपके कई सारे दर्शक जो हैं बहुत समझदार हैं, काफ़ी गौर से देख रहे हैं हालात को, वो अगर अपने मेमोरी, अपने हाफ़िज़े की तरफ वो जाएँ, वो देखेंगे कि पिछले चंद सालों में इस किस्म का बुलबुला ईरान के बारे में कई बार बना है। वो बीमार हैं, उन्हीं ने वो जो है उनकी शहादत हो गई है, वो फलाँ उन्हीं ने अपना जो है जानशीन मुअय्यन कर दिया है, वो भाग गए हैं, वो भागने वाले हैं, उन्हीं ने जो है ख़ियानत कर दी, फलाँ जनरल ने जो है वो ख़ियानत कर ली। इस किस्म का बुलबुले इतने आते हैं, एकदम से फिर बैठ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कोई फिर पलट के पूछता नहीं कि भई क्या हुई वो खबरें? क्या हुए वो जी, जो खतरनाक बातें कही जा रही थी? बहुत कम कोई होता है जो आके पलट के इन पर नज़र डालता है। आज मैं यही कोशिश करना चाह रहा हूँ कि ये पैटर्न देखा जाए, ये पैटर्न देखा जाए। पैटर्न यही है कि आप देखेंगे कि यहाँ की अवाम किसी न किसी चीज़ पर उनकी असंतुष्टि होती है, महँगाई पर मिसाल के तौर पर या हो सकता है पानी की सप्लाई को लेकर हो सकता है जी, किसी और चीज़ को लो 2009 में तो अवाम के एक हिस्से को ऐसा लगने लगा था कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन में बेईमानी हुई है। तो उस पर नाराज़गी थी, उसमें एतराज़ था वगैरह। वो पता चला ऐसी कोई बेईमानी नहीं हुई थी, लेकिन कुछ दिन तक लग रहा था अवाम के एक हिस्से को। तो एतराज़ होता है, प्रदर्शन होता है, मुज़ाहिरा होता है। लेकिन वो मुज़ाहिरा, वो एतराज़ प्रदर्शन वो अभी कायम हो नहीं पाता, ठीक से फैल नहीं पाता सोसाइटी में, कि जो दुश्मन है वो जल्दबाज़ी करने लगते हैं। फ़ौरन जैसे मैंने कहा इस बार भी ये हुआ, जी। तोड़-फोड़ का हुँ, सिलसिला शुरू हो जाता है, हिंसा का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद जो जो जनता की सहानुभूति उन्हें प्राप्त थी, कुछ हद तक वो प्रदर्शनकारियों को, वो तब्दील हो जाती है जनता की नफ़रत में। और जनता कहती है भई हम प्रदर्शन के फ़ेवर में हैं, हम एतराज़ के फ़ेवर में हैं, हम भी उनके साथ सहानुभूति रखते थे। लेकिन जब तोड़-फोड़ होने लगी, जब गोलियाँ चलने लगी प्रदर्शनकारियों में छुपे हुए चंद लोगों ने, जो दर-हकीकत वास्तव में वो प्रदर्शनकारी नहीं होते। वो एजेंट होते हैं जो जी, उसमें चले जाते हैं, वहाँ से भी गोली चलाते हैं, वहाँ से जो लगाते हैं वगैरह। वो आके वो पूरा सिलसिला बिगाड़ देते हैं।
अलबत्ता देखिए क्योंकि ईरान के बाहर मीडिया पर ईरान का कोई ख़ास प्रभाव नहीं है। ये ईरान की क्रांति की जहाँ बहुत सारी कामयाबियाँ हैं, कई सारी नाकामियाँ भी हैं। उनमें से एक नाकामी ये भी है कि ईरान के बाहर के मीडिया के माहौल में उसका कोई ख़ास प्रभाव नहीं है। नतीजे में क्या होता है कि ईरान के बाहर जो मीडिया की जो माहौल है, उसमें ईरान की छवि बहुत बिगड़ जाती है और ईरान के यहाँ की हुकूमत को ज़ालिम और कमज़ोर दिखाने में वेस्टर्न मीडिया काफ़ी हद तक कामयाब होता है और नॉन वेस्टर्न मीडिया भी जो वेस्टर्न मीडिया को फ़ॉलो करता है। लेकिन ईरान के अंदर जो लोग हैं, उनके लिए एक अलग तस्वीर होती है। वो क्योंकि खुद देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि जी, तोड़-फोड़ करने वाले लोग 10, 20, 50, 100, 200 होते हैं और वो देखते हैं जैसे कि ये मीडिया में नहीं आया हो, वो देखते हैं कि जहाँ 100-200 लोग तोड़-फोड़ करने निकले, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद उनके खिलाफ 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का, 1 लाख का मजमा निकला उसी शहर में, वहीं जहाँ पर तोड़-फोड़ हुई थी, ये कहने के लिए कि हम तोड़-फोड़ के फ़ेवर में नहीं हैं, हम जी, नफ़रत का इज़हार करना चाहते हैं। वो नहीं आता है मीडिया में, लेकिन ईरान के लोग तो वो देख रहे हैं ना अपने सामने। तो ज़मीनी जो 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 असली मैदान है कि ईरान के पब्लिक क्या सोचती है, वो कुछ और है। और बाहर जो मीडिया में तस्वीर पेश करने में ईरानी निज़ाम के दुश्मन कामयाब होते हैं, हमें इसका इकरार करना पड़ेगा कि वो बाहर एक गलत तस्वीर पेश करने में काफ़ी हद तक जी, कामयाब होते हैं। वो अपनी वो ठीक है। तस्वीर और छवि पेश कर देते हैं और ये बुलबुला खत्म हो जाता है, फिर साल, 2 साल, जी, 3 साल बाद किसी और बहाने से कुछ और होता है। ठीक है। जैसा कि आप कह रहे हैं, चूँकि आप ईरान में हैं, आप वहाँ के रियलिटी को जानते हैं, ये दुश्मनों की चाल भी हो सकती है, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। ऐसे में क्या इमाम ख़ामनेई को, जो वहाँ पर रहबर मुअज़्ज़म कहलाते हैं, जो वहाँ पे सुप्रीम लीडर कहे जाते हैं, उनको आकर के इस बात को स्पष्ट नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमने जब भी देखा कि चाहे 12 रोज़ा जंग हो, उसके बाद भी जब वो आए थे, तो वो लोगों में बहुत जोश आ जाता है, बहुत उत्साह आ जाता है और लोगों की सारी गलतफ़हमियाँ भी दूर हो जाती हैं। तो क्या इमाम ख़ामनेई को खुद सामने आके इस तरह की अटकलों पर विराम नहीं लगाना चाहिए? जी। जी, आपने सही कहा और बल्कि बात तो ये हकीकत तो ये है कि वो यही करते भी हैं। अभी आज हम लोग बातचीत करें मेरे ख़्याल में आज की तारीख़ जो है 7 जनवरी है। आज 7 जनवरी है। यही चंद दिन पहले 4 जनवरी को वो आए और उन्हीं ने एक तकरीर की, एक उन्हीं ने भाषण दिया कि जिस दिन जो है वो मौला अली की जो है वो उनकी विलादत की उनकी सालगिरह थी, उनकी बर्थडे जो है जी, मनाई जाती है, बहुत अहम अहम तारीख़ होती है। उस मौके पर वो आए और उन्होंने तकरीर दी और इस टॉपिक पर भी उन्हीं ने बात की। उन्हीं ने कहा, खुलकर कहा, उन्हीं ने कहा कि जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिस मुतालिबे को लेकर, वो बिल्कुल सही मुतालिबा था। ये बिल्कुल हुँ, सही नहीं है इस तरह से कि महँगाई हमारे देश में बढ़े और हमारी करेंसी की वैल्यू इस तेज़ रफ़्तार से गिरे। ये बिल्कुल गलत है, इसके खिलाफ विरोध हुआ, बिल्कुल सही हुआ। लेकिन विरोध प्रदर्शन एक अलग चीज़ है, हिंसा, तोड़-फोड़ और फ़साद मचाना एक अलग चीज़ है। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। जो हुँ, लोग विरोध कर रहे थे, हम उनकी हिमायत करते हैं, क्योंकि उनकी बात बिल्कुल सही और बरहक है और हुकूमत की ख़ास तौर पर जो एग्ज़ीक्यूटिव ब्रांच है, जो राष्ट्रपति के तहत जो काम करता है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि इसको आके ठीक करे इस मसले को। और लेकिन जो लोग तोड़-फोड़ कर रहे हैं, जो हिंसा जो है फैला रहे हैं, खतरे में डाल रहे हैं लोगों की जान को, जी, उनके माल को, उनसे कोई बातचीत करने का कोई माना नहीं रखता। उनके उनके हुँ, साथ जो है वैसे पेश आना चाहिए जिसके वो लायक हैं। तो ये चीज़ ठीक उन्होंने है। आके स्पष्ट कर दी। जी, लेकिन दूसरी तरफ जिन्हें ईरान अपना दुश्मन मानता है, वो अमेरिका हो या इस्राइल, वो इन मुज़ाहिरों को लेकर और इस तरह के हालात को लेकर एक प्लान पर काम कर रहे हैं, जैसा कि चर्चा चल रही है और ये कहा जा रहा है कि वेनेज़ुएला जो कि जहाँ पर तेल के बड़े ज़खायर हैं, वो अमेरिका की तेल की भूख को या ज़रूरतों को पूरा कर देंगे। इसलिए मिडल ईस्ट को लेकर उसकी निर्भरता अब कुछ कम होने जा रही है और यही मौका है कि वो ईरान पर अटैक कर सकता है क्योंकि अब उसे मिडिल ईस्ट की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है तो वो ईरान को इसलिए रास्ते से हटाना चाहेगा इस बहाने के साथ क्योंकि ईरान कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ने के में अड़ंगा कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में बनता है लगता है तो ये एक अच्छा बहाना है इस वक्त ईरान पर अटैक करने का। ईरानी सोसाइटी को नाबूद करना, ये अमेरिका का, सहयूनियत का, ये इसराइल का एक अहम लक्ष्य और मकसद। उन्हीं ने इस सिलसिले में कई बार प्रयत्न किए हैं, जिसमें अभी सबसे हालिया और ताज़ा प्रयत्न वही 12 रोज़ा जंग है जिसका आपने ज़िक्र किया।
अभी भी उनका ये एक अहम मकसद और गोल है, और अगर वो कर सकेंगे, जो भी कर सकते हैं, वो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पर मैं और डिटेल में बयान करने से पहले आपके दर्शकों को ये भी बता दूँ कि ये इस बात की निशानियाँ बढ़ती जा रही हैं कि अमेरिका अब इस खित्ते से, यानी पश्चिमी जी। एशिया, बल्कि पूरे एशिया के इलाके से अपनी तवज्जो और कम करने जा रहा है, बल्कि उसने ये सिलसिला शुरू कर दिया है। जैसे आपको इसकी इत्तला होगी कि जो नया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट 2025 में अभी 1 महीना पहले तकरीबन ये पब्लिश हुआ, जो 2022 के बाद पहला ये डॉक्यूमेंट जो पब्लिश हुआ है, इसके अंदर पहली बार ये कहा गया है कि अब चाइना हमारा असली थ्रेट नहीं है, बल्कि और इसलिए हमारा असल फ़ोकस चाइना को कंट्रोल करने पर और फिर चाइना के साथ-साथ रशिया को कंट्रोल करने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी तवज्जो को अपने ही नज़दीक के ममालिक, यानी पूरा जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, मेक्सिको, ब्राज़ील, वेनेज़ुएला जो अभी खबरों में है, कोलंबिया वगैरह-वगैरह, अर्जेंटीना, इन जी। पर अपनी तवज्जो को आकर्षित करना चाहिए और यहाँ पर हमको पूरी तरह से बादशाहत करनी चाहिए। यहाँ हर चीज़ हमारी पसंद के मुताबिक होना चाहिए। यहाँ हर देश में हमारी बात चलनी चाहिए। ये तकरीबन खुलकर उसमें लिखा गया है। ये इसको कई विश्लेषणकारों ने कहा है कि ये निशानी इस बात की है कि अमेरिका इस नतीजे पर पहुँचा कि रशिया, चाइना, एक हद तक ईरान की भी ताकत को देखते हुए अब उसने ये नतीजा ले लिया है कि जो ये पूरा एशिया का खित्ता है, इसमें अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, और बेहतर है कि हम चले जाएँ अमेरिका की तरफ, यानी लैटिन अमेरिका की तरफ, और वहाँ पर जो कुछ हो सकता है वही कि हम बड़े गुंडे बने, बदमाश बने, क्योंकि हम एशिया में बदमाशी अब कर नहीं पा रहे हैं। आइंदा और भी कम कर पाएँगे। तो ये एक एक पृष्ठभूमि है, एक बैकग्राउंड जी। रखना ज़रूरी है। क्या इसका मतलब है कि वेस्ट एशिया से वो फ़ौरन रातों-रात गायब हो जाएगा अमेरिका और बिल्कुल कोई हानि और कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब बल्कि ये भी होता है कि निकलने से पहले वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा के जाने की कोशिश करे, क्योंकि उसको ये दिखाते हुए जाना है कि हम यहाँ से गए हैं तो हार के नहीं गए हैं, बल्कि हम हुँ, यहाँ कुछ करके गए हैं। हो सकता है कि और ज़्यादा खतरनाक ऐसे कदम उठाए जो शायद पहले वो उठाने से घबराता हो। इस पृष्ठभूमि को और बैकग्राउंड को भी मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। और आपके असली देख सवाल की तरफ अगर मैं लौटूँ, क्या मुमकिन है जी। कि ईरान के अंदर कोई बड़ी कार्रवाई हो, कोई हमला हो, कोई किसी को को असैसिनेट किया जाए? सब कुछ मुमकिन है, लेकिन सिर्फ़ वो चीज़ जो रोकती है इन लोगों को, ना वो कोई कानून है, ना वो कोई इंसानियत के उसूल हैं, सिर्फ़ इनको डर और खौफ़ रोकता है अमेरिका और इसराइल को। क्योंकि जब तक इनको डर और खौफ़ है कि अगर हमने कुछ किया, वो नाकाम हुआ, पलटवार हुआ और हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे, तो वो नहीं कहेंगे। किसी को अगवा अगवा करना तो बहुत छोटी बात है। ये वो देश है जो हिरोशिमा में, नागासाकी में एटम बम इस्तेमाल कर चुका है, सिविलियन एरिया पर, एक ऐसे देश के सिविलियन एरिया पे, जापान, जिसने ऐलान कर दिया था कि मैं ये जंग हार चुका हूँ, मैं सरेंडर होना चाहता हूँ। सरेंडर के ऐलान के बाद एटम बम इस्तेमाल किया अमेरिका में। तो वो अमेरिका जो आज से 80 साल पहले इतना खूंखार था, वो इतने 80 साल में तो और ज़्यादा खूंखार हो गया। कोई चीज़ उसको नहीं रोकती है, सिवाय डर और खौफ, और क्योंकि उनको डर और खौफ है अभी फिलहाल, कि अंदर से मजबूत है, और इसलिए अगर हमने कुछ भी किया, तो पलटवार जी। ऐसा आएगा कि हम झेल नहीं पाएँगे, इसलिए कोई ख़ास कदम नहीं उठेगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि डर और खौफ उन्हें ईरान का है, क्योंकि बाकी तो तुर्की की स्थिति हम देखते हैं, तुर्की है तो बहुत पावरफुल, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप खुद तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान को अपने बगल में बिठाते हैं। उनकी तारीफ करते हैं इसराइल के पीएम नेतन्याहू के सामने। फिर बात आती है अरब मुल्कों की, तो अरब मुल्क तो भारी निवेश, भारी इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं अमेरिका के अंदर में, प्लेन गिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या सिर्फ और सिर्फ ईरान से डरता है अमेरिका और इसराइल इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर में? इसलिए ज ज आप ये आपके दर्शकों को आप खुद और दूसरे भी जो आपके जो यहाँ पर अ, अतिथि रहे हैं, मेहमान रहे, उन्होंने इस बात को अच्छी तरह समझाया है कि जहाँ तक पश्चिमी एशिया की बात है, तो 2 महाज़ और 2 मोर्चे हैं।
एक मोर्चे का सरगना अमेरिका है और इसराइल है, और उसके अलावा फिर नीचे कई दूसरे जो अरब देश कहलाए जाते हैं, वो बहुत जी। सारे उसका हिस्सा है, हत्ता तुर्की भी उसका हिस्सा है। हुँ, लेकिन इस मोर्चे और महाज में इसका मतलब ये नहीं कि इनमें आपस में टकराव नहीं होता, जैसे हम यमन में देख रहे हैं, और शायद आगे उस पर हम बात भी करें कि फिलहाल सऊदी में और यूएई में, यमन में टकराव है, दूसरी जगह भी टकराव होता है। लेकिन कुल मिलाकर ये एक मोर्चा है, गरचे आपस में भी कभी इनमें कोई लड़ाई होती है थोड़ी बहुत। दूसरी तरफ जो दूसरा मोर्चा है, उसकी रहबरी और सरबराही जो है वो ईरान के पास है। हुँ, और हुँ। वो इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा है, इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस है। ये 2 मोर्चों का टकराव है, ये आप खुद भी अच्छी तरह जानते हैं और आपके दर्शकों को भी आप कई बार इस बात को समझा चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। यहाँ पर ये जो 2 इसलिए जहाँ तक अमेरिका इस्राइल के डरने की बात है, वो सिर्फ सामने वाले मोर्चे से डरते हैं। अपने मोर्चे के अंदर जो लोग हैं, उनको मैनेज करने की वो कोशिश करते हैं। उनसे कोई जी। असल में कोई टकराव और मुखालिफत फिलहाल तो नहीं। आइंदा कभी हुँ, कोई दुनिया बदल गई और तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तो कोई डर का सवाल उठता ही नहीं है इनसे। लेकिन खान साहब, मैं ये इसमें कहना चाहूँगा कि आप अगर महसूस करें, अभी देखिए एक ही मोर्चे में जो है लड़ाई बढ़ती जा रही है। इसराइल और कतर बुनियादी तौर पर एक मोर्चे के अंदर है, लेकिन इसराइल ने कतर पर हमला किया। सऊदी और यूएई एक मोर्चे के अंदर है, लेकिन सूडान में, लीबिया में, यमन में एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। इसी जी। तरह से आप देखेंगे कि टर्की और इसराइल में इतना ज़्यादा गहरे संबंध है, लेकिन फिर भी जो एक तनाव कशिश भी पैदा हो गई है, और यहाँ पर देखेंगे इसराइल ने यूनान और साइप्रस के साथ एक समझौता नया कर लिया, जिससे टर्की बहुत नाराज़ है। मिस्र के साथ कुछ हुँ, ये सब मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ये जी। निशानी खान साहब इस बात की है कि ये सारे जो इस महाज के या इस मोर्चे के हिस्से हैं, जो सेकंड लेवल के और थर्ड लेवल के हिस्से, क्योंकि टॉप लेवल पर तो अमेरिका, इसराइल, ये जो सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के जितने इसके हिस्से हैं, ये सब भी देख रहे हैं कि अमेरिका जा रहा है यहाँ से, हुँ, अमेरिका का ज़वाल हो रहा है। और ये आप जो गंदम पटखना देख रहे हैं इनके दरमियान, ये दर हकीकत उस मुस्तकबिल में अपने आप को सेट करने की अभी से कोशिश है, क्योंकि अमेरिका जी। जा रहा है, अमेरिका हुँ, का हुँ, हुँ। ज़वाल सबको नज़र आ रहा है इस एरिया में। हुँ, और हुँ। वो स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट आने से पहले नज़र आ रहा था, वो स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट आने के बाद और जो है स्पष्ट हो गया है। तो हुँ, ये हुँ, हुँ। आपस की लड़ाई और तनाव इसलिए है कि जब ये चला जाएगा सरगना, तो हमारे दरमियान कौन ज़्यादा पावरफुल होगा? क्या सरगना की जगह कोई नया सरगना बनेगा या नहीं बनेगा? तो हम में से किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा, किसका हाथ हुँ। ज़्यादा मजबूत होगा? ये उसकी लड़ाई आप देख रहे हैं, बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि सरगना जो है जा रहा है यहाँ से। आप सरगना लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या मैं इसका दूसरा पक्ष नहीं देखूँ कि ईरान भी तो अपनी तरह से वही कोशिश करता है। अब चाहे देखिए लेबनान की बात हम कर लें, हिज़्बुल्लाह को हथियार डालने के लिए एक पक्ष दबाव बना रहा है, अमेरिका, इसराइल वहाँ की सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं, सऊदी भी उसमें शामिल है और ईरान हिमायती ये तंज़ीम जो है, जो अपने आप को मुकावमत का, रेज़िस्टेंस का मज़बूत हिस्सा मानती है, वो बज़िद है कि वो हथियार नहीं डालेगी। ये आपसे जानना चाहेंगे कि आगे इस मोर्चे पर क्या हो सकता है? और रही सरगना वाली बात, तो क्या सभी अपने-अपने लेवल पर सरगना नहीं है? मेरा इशारा तो ईरान की तरफ भी है। जी, बिल्कुल, आपका सवाल बचा कि क्या ईरान को सरगना नहीं कहा जाएगा? आखिर ईरान कहते हैं उसके प्रॉक्सी हैं अलग-अलग देशों में। बिल्कुल। तंज़ीमें जो असलहे के ज़ोर पर वहाँ पर ज़ुल्म करती हैं और ईरान का इंटरेस्ट उसका ख़्याल रखती है, उनको ईरान यूज़ करता है वग़ैरह। ये एक तस्वीर है जो आम तौर पर पेश की जाती है। लेकिन इसी मैं फिर दो जो है दावत दूँगा आपके दर्शकों को, वो दर्शक जो गहराई से चीज़ों को समझना चाहते हैं। आएँ एक-एक करके इन सो कॉल्ड प्रॉक्सीज़ को आकर देखें। ये जो किरदार अदा कर रही हैं, क्या ये अपने देश के फ़ायदे में नहीं है? अगर प्रॉक्सी ईरान की वाक़ईन प्रॉक्सी है हिज़्बुल्लाह, तो हिज़्बुल्लाह लेबनान में इस वक़्त क्या कर रही है? हिज़्बुल्लाह इस वक़्त लेबनान में कह रही है कि हम इस देश को इसराइल से बचाएँगे और उसके लिए हमें जो कीमत अदा करनी पड़ेगी, हम अदा करेंगे। अगर हमारा जो पॉलिटिकल एलीट है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वग़ैरह, अगर वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं देश को बचाने का, तो एक हम इस आबादी और इस समाज का एक ही भाग है, लेकिन हम दूसरे भाग क्योंकि वो अपना हिस्सा और किरदार अच्छी तरह अदा नहीं कर रहा है, उनकी भी ज़िम्मेदारी हुँ, अपने कंधों पे लेकर इसको हम हुँ, पूरा करेंगे। तो हुँ, इससे होता है प्रॉक्सी, तो फिर तो शायद दुनिया के कई देश कहेंगे, भई हमको भी ऐसा प्रॉक्सी लाकर दो, जो हुँ, पूरे देश
बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। हुँ, और इसी तरह से आप अंसारुल्लाह को देख लीजिए, जो हूथी हुँ, भी कहलाए जाते हैं, अंग्रेज़ी में हूथी लिखा जाता है। तो जो हूसी हैं वहाँ पे यमन में, उनको प्रॉक्सी कहा जाता है। तो इन्हीं ने क्या हुँ, किया है, इन्हीं ने हुँ, इस देश पर तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं कि सऊदी ने हमला शुरू किया था हुँ, और उस हमले से देश को उन्होंने बचा कर रखा है। इस हद तक अब हो गया है कि सऊदी अब नाउम्मीद हो गए हैं इससे कि यमन कभी भी उनके सामने सजदा करेगा और अब उनका उनका भिड़ना, उनकी लड़ाई जो है वो दूसरे अपने ही साथी के साथ शुरू हो गई है। शुरू में मिलकर इन दोनों ने, यूएई ने और सऊदी ने हमला किया था, लेकिन जी, अब एक-दूसरे को ही काट खाने के लिए आगे बढ़े। तो इस सरगने वाली बात को मैं सरगना नहीं है और वो रहबर है, अच्छा काम कर रहा है, मेरी क्यों कोई बात माने? मैं इसीलिए दावत दूँगा कि लोग जाकर एक-एक मुल्क का जाके अध्ययन करें, जहाँ पर कहा जाता है ईरान का प्रॉक्सी है और गौर से देखें कि वो क्या कर रहा है, क्या कर चुका है, उसका क्या स्टैंड और मौक़िफ़ है और वहाँ के दूसरे लोग क्या कहते हैं। क्या हुँ, लेबनान के ईसाइयों में और सुन्नियों में इतना ज़्यादा महबूब है, इतना ज़्यादा मकबूल है कि वहाँ के खुद प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को इतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं है। वहाँ के लोगों से जाकर पूछें कि पिछले 30-40 साल में इस सो कॉल्ड प्रॉक्सी ने क्या किया है उस देश में। हुँ, तो ये तो आपके वो सरगने वाली सवाल के बारे में और अहम सवाल है क्योंकि इसी से लोगों के के दिमाग खुलेंगे, ज़हन खुलेंगे और हक़ाइक़ सामने आएँगे और ये स्टीरियोटाइप्स और लेबल से वो आगे बढ़ पाएँगे। पूरी बात आपकी क्योंकि लेबनान के बारे में आपने हिज़्बुल्लाह की अगर हम बात करें तो हिज़्बुल्लाह को तो कई मुस्लिम मुल्क, अरब मुल्क दहशतगर्द कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। ये भी एक सच्चाई है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये वो मुस्लिम मुल्क हैं जो हमास को भी कहते हैं कि हमास जो है वो प्रॉब्लम है और इज़राइल के साथ दोस्ती बना चुके हैं और इनमें से बाज़ तो इब्राहिम अकॉर्ड्स वगैरह के तहत गले लगा चुके हैं इज़राइल को, बाज़ जो है बेचैन और उतावले हैं कि इज़राइल जैसे एक एक देश जो अपने आप को देश कहता है, लेकिन दर हकीकत एक पूरा कॉलोनियल ऑक्यूपेशन है, एक साम्राज्य जो है ऑक्यूपेशन है, उससे दोस्ती करने को तैयार है। तो इनकी निगाह अगर किसी प्रॉक्सी, किसी भी तंज़ीम के बारे में नेगेटिव है, बल्कि जी, हमारे ज़हन में तो ये सवाल उठना चाहिए, हाँ, तो फिर कहीं वो लोग जिनके बारे में ये नेगेटिव पिक्चर पेश कर रहे हैं, कहीं वही लोग तो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कहीं वही लोग तो कुर्बानी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हुँ, जब कोई बदमाश किसी को बदमाश कहता है, ज़ाहिर-सी बात है आप जानते हैं जब हिंदुस्तान में हमारे देश में आज़ादी की तहरीक चल रही थी, तो क्या सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता था, ये टेररिस्ट है। भगत सिंह को क्या कहा जाता था? कहा जाता था ये टेररिस्ट है। गांधी जी को कहा जाता था कि ये फितना और फसाद फैला रहे हैं हमारे देश में। जब ये अंग्रेज़ यही कहा करते थे ना इनके बारे में। तो जब जी। ऑक्यूपायर, ज़ालिम वो किसी को बुरा कह रहा है, तो खुद हमारा जो है ये ज़हन खटकना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। जी, अब हमारे बाकी दर्शक मैं भी लेबनान के बारे में जी, जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जी, लेबनान के बारे में मैं बात करना चाह रहा था। लेबनान इस वक़्त जो बहुत दबाव में है। हुँ, लेबनान में बहुत दबाव बनाया गया है। सारी एड़ी-चोटी का ज़ोर ये है कि एक चंद हज़ार लोगों की एक छोटी-सी तंज़ीम जिसको दुनिया हिज़्बुल्लाह के नाम से जानता है, जो एक छोटे से मुल्क में है जिसको दुनिया लेबनान कहता है। जी, अमेरिका जैसी ताकत वो दीवानी हो रही है कि किस तरह इनको अपना मुती बनाए, यानी इनसे सजदा करवाए, इनसे वो करवाए जो वो चाहता है। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है और लग नहीं रहा है कि वो होने वाला है। तो इसके जी। लिए इतना दबाव डाला जा रहा है उस देश पर कि उसका वाक़ई अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। हालात साज़गार होंगे आप बात कह रहे हैं जबकि हालात तो और बिगड़ रहे हैं। क्या उस मोर्चे से यानी लेबनान के मोर्चे से एक नई जंग शुरू हो सकती है? क्योंकि हिज़्बुल्लाह को तो जो डेडलाइन दी गई थी वो पूरी होती है, दिसंबर में ही पूरी हो गई। हिज़्बुल्लाह बज़िद है। तो क्या इस्राइल उस पर अटैक कर देगा? देखिए, अगर इज़राइल अटैक करेगा या अमेरिका, वैसे इज़राइल अटैक करेगा यानी अमेरिका अटैक करेगा, ये दोनों एक ही चीज़ है, 2 अलग-अलग जी, नाम हैं, 2 अलग भाग हैं एक ही चीज़ के। तो अमेरिका, इज़राइल ये अटैक करेंगे या नहीं, ये चंद चीज़ों पर निर्भर है। सबसे पहले ये अटैक तब करते हैं जब इनको इत्मीनान होता है कि सामने जो उनके मुकाबले में है, वो अंदरूनी तौर पर इतना कमज़ोर हो गया है
कि वो पलटवार सही से नहीं कर पाएगा, पलटवार सही से नहीं कर पाएगा। अभी जो मैंने कहा 4 जनवरी को रहबर मुअज़्ज़म की तकरीर थी, उसमें उन्होंने एक बहुत इसी से मुताल्लिक़ एक बहुत पते की बात कही। क्योंकि उस दिन मौला अली की विलादत की तारीख़ थी, तो उन्हीं ने उनकी तारीख़ से, जो आपके कई दर्शकों के लिए आगाह होंगे इससे, उन्हीं ने कहा कि मौला अली अपनी ज़िंदगी में किसी भी जंग में हारे नहीं, किसी भी जंग में। और उन्हीं ने लंबी फ़हरिस्त गिना दी जी, और मुसलमानों के दरमियान उनका ये किरदार मशहूर और मरूफ़ है। लेकिन उन्हीं ने कहा, रहबर मुअज़्ज़म ने कहा कि ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ कि उनके दुश्मन जो उनको मैदान जंग में नहीं हरा सके, उनको जंग के मैदान के बाहर इतनी परेशानियों में डाला कि मौला अली मजबूर हुए कि वो जो करना चाहते थे कर नहीं पाए। मजबूर हुए कई जगह पीछे हटने पर, जिसकी एक मशहूर वाक़या जंग सिफ़्फ़ीन का वाक़या है, कि जिसके अंदर वो जीत गए थे जंग को, लेकिन दुश्मन ने कुछ ऐसी अफ़वाहें फैलाई और ऐसा फ़रेब और धोखे का इस्तेमाल किया कि खुद मौला अली के फ़ौज वाले वो धोखे में आ गए और जीती हुई जंग से उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये हुआ है और ऐसे और भी वाक़यात उनकी ज़िंदगी में। चाहे जी, वो इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे का कोई भी हिस्सा हो, उसकी भी तशबीह इसी की तरह है, खुद उन्हीं ने भी कहा, खुद रहबर मुअज़्ज़म ने भी कहा, वो जो मौला अली के साथ हुआ है, उसे उस ज़माने की बात नहीं है, आज भी यही सब होता है। वो गोया इशारा करना चाह रहे थे कि इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा, इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस डायरेक्ट लड़ाई में कहीं भी नहीं हारा है और ना कभी हारेगा। लेकिन मुश्किल कहाँ लेकिन पेश क्या आती है? लेकिन क्या हिजबुल्लाह पर अगर खतरा आया, बड़ी मुसीबत आई, तो आपको लगता है कि ईरान हिजबुल्लाह को बचाने के लिए सीधा उतरेगा? देखिए, ये इसका कोई एक जवाब नहीं है, मैं इसका जवाब दूँगा, लेकिन पिछली बात को मैं पूरी कर लूँ तो इसलिए ये सारे प्रतिरोध मोर्चे के जो हिस्से हैं, जिस असली खतरे का ये सामना करते हैं, वो है ख़ियानत, वो है प्रोपेगेंडा, वो है झूठी तस्वीर के ज़रिए अवाम को वरगलाना, भड़काना वग़ैरह, लोगों को ये एहसास दिलाना कि इतनी हमें कामयाबी मिली है, लेकिन कामयाबियों पर पर्दा डालना और ये तसव्वुर पैदा करना कि अब हम लड़ नहीं सकते। ये असल जी, स्ट्रैटेजी है दुश्मन की और जहाँ वो कामयाब हुआ ये करने में, वहाँ पर इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस को पीछे पड़ना पड़ता है, जैसे सीरिया में हो चुका है आज से 1 साल पहले। अब आपका जो हुँ, सवाल है कि अगर लेबनान पर हमला हुआ और ऐसा वाक़ई अंदाज़ा इसराइल अमेरिका ने लगाया कि हाँ, ये अब कमज़ोर पड़ गए सियासी दबाव की वजह से, ये अब पलटवार हम पर नहीं कर पाएँगे। क्या ईरान उतरेगा? ये डिपेंड करता है ज़रूरत पे, ज़रूरत पे। पिछली बार जब 12 रोज़ा जंग में ईरान पर हमला हुआ, तो आपने देखा कि इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे के दूसरे जो भाग हैं, उनमें से किसी ने बराह रास्त जंग में उन्हीं ने भाग नहीं लिया। वजह उसकी क्या है? ज़रूरत नहीं थी। ईरान ने इतनी अच्छी तरह उन 12 दिनों में पलटवार किया कि किसी को ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर ज़रूरत होती, मान लीजिए मुश्किलात बढ़ती और ईरान को इसकी ज़रूरत होती, तो दूसरे खुद ही फैसला लेते अपने तौर पर आगे बढ़ने के लिए। हत्ता आप गज़्ज़ा की मिसाल देख लें खान साहब, गज़्ज़ा बुनियादी तौर पर आज तक खुद मुकाबला कर रहा है। देखिए हम जो भी करें, हम भूले ना अभी भी गज़्ज़ा का मसला ख़त्म नहीं हुआ है, उसको बुलाया नहीं जा सकता है। ये जो ढोंग जी, है सीज़फायर का, ये ढोंग है। हाँ, आप उस ज़माने में रोज़ 100-200 आप शहीद कर रहे थे गज़्ज़ा वालों को, आज 10 5-10 को आप शहीद कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर वो मुकाबला और वो जंग ख़त्म नहीं हुई। गज़्ज़ा वाले इतने कम होने, इतने कमज़ोर होने और इतनी बुरी तरह उन पर ज़ुल्म होने के बावजूद भी आप देखिए डायरेक्टली इस्लामिक प्रतिरोध मोर्चे के सिर्फ़ एक ही हिस्सा यमन ने जो है मिसाइल और ड्रोन से उसपे जो है मिलकर हिस्सा लिया। बाकी जी, ने मौके मौके का इंतज़ार किया, ईरान ने मौके का इंतज़ार किया। जब भी बेवकूफ़ी हुई दुश्मनों की तरफ से तो उस मौके का प्रयोग किया। तो अलग-अलग हालात, ज़रूरत, मौके का पेश आना वग़ैरह ये तय करेंगे। ज़रूरी कोई ऐसा हम गारंटी नहीं दे सकते कि अगर हिज़्बुल्लाह पर हमला हुआ, तो ईरान जो है यकीनी तौर पर उसमें दाखिल होगा, नहीं, वो हालात डिसाइड करेंगे, ज़रूरत हुँ। है कि नहीं, मौका है। तो क्या सीरिया में ऐसे हालात नहीं बने थे जब हयात तहरीर अल शाम के लोग बढ़ते चले जा रहे थे और बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा, जो ईरान समर्थक माने जाते थे, साथ ही रेजिस्टेंस समर्थक माने जाते थे।
क्या ईरान को उस वक्त उनके लिए नहीं आना चाहिए था? और बड़ी बात उससे भी ये है कि हम देख रहे थे बाद में इससे रिलेटेड जितनी भी खबरें आई, उसमें जो कमेंट्स में पढ़ता था, उसमें मैं देख रहा था कि मुस्लिम दुनिया का ही एक बड़ा तबका ये कहता था कि बहुत अच्छा हुआ। दो तरीके से वो इस बात को लेकर के अपनी राय देते थे, कहते थे कि बशर अल असद बहुत जुल्म करते थे, अच्छा हुआ। और दूसरी बात, जितना हम समझ पा रहे थे उनके कमेंट से, कि एक सुन्नी पावर सीरिया के अंदर में आ गई, शिया वर्चस्व का खात्मा हुआ। इससे हमें यह भी समझ में आया कि कुछ भी कहो, ये जंगे मिडिल ईस्ट में जितना भी तनाव है वो शिया और सुन्नी पावर्स की है। आप माने या ना माने, ईरान चाहता है कि शिया गलबा या दबदबा बने, और जितने सुन्नी मुल्क हैं वो अपने बचाव में और अपने तरीके से वक्त आने पर पलटवार करते हैं। यही मिडिल ईस्ट की सच्चाई है, ऐसा दिखता है। जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो आपने सवाल, ये जो शिया सुन्नी मुकाबले की बात की है, और दर हकीकत यही है, एशिया में जो भी लड़ाई हो रही है वो शिया सुन्नी लड़ाई है। इससे मुझे फैज़ अहमद फैज़ की एक नज़्म याद आ गई, जिसमें मशहूर नज़्म है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, के एक जगह जाके शायर ये कहता है कि यूँ न था मैंने चाहा था यूँ हो जाए। गालिबन शिया सुन्नी वाला जो मामला है, जो मीडिया में इतना उछाला जाता है, वो भी इसी की एक मिसाल है। ज़मीनी तौर पर शिया सुन्नी लड़ाई कोई ख़ास पहलू नहीं है उसका। मैं नहीं कह रहा कि कहीं पर भी टेंशन नहीं है या कहीं पर भी शिया सुन्नी पहलू नहीं है, लेकिन बहुत छोटा है हिस्सा इस पूरी कहानी का। जिन 2 मोर्चों महाज़ की हम लोगों ने बात की और आपने भी कई बार बयान किया, वो शिया सुन्नी महाज़ नहीं। अगर ऐसा होता तो हमास, जिहाद-ए-इस्लामी, ये जो सुन्नी तंज़ीमें हैं, ये क्यों इस प्रतिरोध मोर्चे का हिस्सा होती? अंसारुल गौसी, जिनके बारे में ये गलतफ़हमी है कि ये शिया है, ये गलतफ़हमी फैलाई गई। लेकिन यमन के लोगों से जाकर पूछिए, इनको शिया नहीं जाना जाता है। ये क्यों इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा का हिस्सा होते? ये बात सही है कि इस इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे में शियों का बहुत असर है, और जो सरबराही है और जो रहबरियत है वो शियों के इख्तियार में है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये शिया-सुन्नी मुकाबला है, क्योंकि बहुत सारे सुन्नी जो ये हम-फ़िक्र हैं, जो मानते हैं, वही फ़िक्र और ज़हनियत को रखते हैं, वही ईमान रखते हैं कि जो इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा के शिया भाग रखते हैं, वो साथ में मिलकर उनका मुकाबला करें। हमास जो है पूरी तरह साथ में है हिज़्बुल्लाह के और ईरान के इस जंग में। ये कोशिश बहुत ज़माने से की गई है, इस पर बहुत पैसा खर्च किया गया है कि इसको शिया-सुन्नी जंग में तब्दील किया जाए, और बहुत खून भी बहाया गया है। जो दाइश, आइसिस नाम का एक हैवानियत को पैदा किया वेस्ट ने, सहयूनियत ने, इसराइल ने, और उसको इतना बढ़ावा दिया, वो इसी कोशिश में था कि किसी तरह से इसी कोशिश में इसको अंजाम दिया गया, और कितने हज़ारों, लाखों बेगुनाहों का खून, ज़्यादातर मुसलमानों का खून बहाया गया, ताकि ये हकीकत में शिया-सुन्नी जंग में तब्दील हो जाए। लेकिन आखिर तक इसमें कामयाबी उनको प्राप्त नहीं हुई है। तो मैं दोबारा कहूँगा दर्शकों से, जैसे कि वो पहले प्रॉक्सी वाली बात में मैंने कहा, या ईरान को भी हम क्यों ना सरगना कहें, ये सारे लेबल्स हैं, ये सारे दावे हैं। मेरे मेरे कहने से आप क्यों मान लें कि इसमें हच सच्चाई नहीं है। आप खुद जाकर, तमाम दर्शकों से मैं कहूँगा, जाकर गौर से अध्ययन करें, देखें एक-एक जगह, वाक़ई में ये शिया-सुन्नी मुकाबला है। जहाँ बशर असद की आपने बात की, उसकी हुकूमत की, तो उसके बारे में भी मैं जो सही पिक्चर है वो मैं दर्शकों के सामने रख दूँ, इस दावत के साथ कि आप खुद चेक करिए ये सही है। वो ये कि बशर असद की हुकूमत कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई ज़ुल्म या मज़ालिम नहीं होते थे। लेकिन जो सबसे पहली बात, तो वो शिया-सुन्नी मज़ालिम नहीं थे। वो ये था कि बशर की हुकूमत के फ़ेवर में और अगेंस्ट में कौन है, उसके बेस पर जहाँ जिस हद तक ज़ुल्म होता था, वो होता था। वो शियों को भी निशाना बना सकता था वो ज़ुल्म, सुन्नियों को भी। वहाँ पर शिया-सुन्नी बेस पर ज़ुल्म नहीं पहले होता था। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, जितना जो मुसलमानों के मीडिया में इसको पेश किया गया कि इतने लाखों लोगों को मारा गया वगैरह-वगैरह, ये तो सही है। एक मज़लूम का भी अगर कत्ल किया जाए या ज़ुल्म किया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। लेकिन हमें हकीकत को और रियलिटी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। जिस पैमाने पर इसको पेश किया गया कि इतने बड़े पैमाने पर मारा गया, जेनोसाइड की गई, बाद में ये सब वाज़ेह हुआ कि ये सब प्रोपेगेंडा था, और उस हद तक और उस पैमाने तक हरगिज़ नहीं था। बल्कि कई लोग अब कह रहे हैं कि ये पिछले 1 साल के अंदर ये जो नए हुक्काम आए हैं दमिश्क में, सीरिया में,
इन्होंने उससे कहीं ज़्यादा खूनरेज़ी कर ली जो बशार की हुकूमत ने ज़ुल्म करके की थी अपने कई सालों में। तो मैं फिर दावत दूँगा इस पर अलग से लोग रिसर्च करें, तहकीक करें, सिर्फ़ मीडिया में ये चैनल ने वो कह दिया इस पर भरोसा न करें। मेरा सवाल एक बार फिर ईरान की तरफ आता है। ईरान जिस तरह से अपनी तैयारियों को 12 रोज़ा जंग के बाद से ही अंजाम देता रहा है, क्योंकि वो वक़्त भी आया था जब ईरान की आईआरजीसी के टॉप लीडरशिप को एक बार में ख़त्म कर दिया गया। इससे ज़्यादा खतरनाक बात और इससे ज़्यादा खौफनाक बात किसी देश के लिए नहीं हो सकती, जो उसकी एलीट फ़ोर्स है, उसके ही सारे जो हैं टॉप लीडर्स को मार दिया गया। ऐसे में ईरान ने लगातार तैयारियाँ की हैं। क्या ये तैयारियां बताती हैं कि 2026 में कुछ बड़ा होने वाला है ईरान के अंदर में, मिडिल ईस्ट के अंदर में, उस पूरे रीजन के अंदर में? जी, आपने सही कहा तैयारियां यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर और अच्छी तरह से हो रही हैं। चंद ही घंटों के अंदर उन शहादतों के चंद ही घंटों के अंदर उनके जितने जानशीन थे, सबको उनकी पोस्टों पर पहुँचा दिया गया था और काम आगे बढ़ता रहा। और इससे मैं ये वही नतीजा दोहराना चाहूँगा जो खुद आयतुल्लाह ख़ामेनी रहबर ने ये बयान किया था जब 12 रोज़ा जंग ख़त्म हो गई और उन्हीं ने जो पहली तकरीर की टीवी पर आकर, उसमें उन्हीं ने कहा कि इस जंग ने ये साबित कर दिया है कि ये हुकूमती निज़ाम, ये इस्लामी क्रांति के बाद कायम हुआ इस्लामी निज़ाम, ये पायदार है। इसको कोई आसानी से हिला नहीं सकता। ये 1 आदमी, 2 आदमी, चंद कमांडर, चंद लीडर्स से इससे ये वाबस्ता नहीं है कि अगर जी। फ़र्द को कुछ हो गया, तो ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं। इसकी जड़ें जो है यहाँ के सोसाइटी में बहुत गहरी हैं और ये बहुत मज़बूत है। तो इसलिए आगे जो भी होता है, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बता देना चाहूँगा कि आगे कुछ बड़ा होता है, नहीं होता है, जो भी हो जाता है, खौफ़नाक से खौफ़नाक चीज़ भी अगर हम ईरान के बारे में तसव्वुर करें, तो किसी भी हमले से, किसी भी असैसिनेशन से, हद तक किसी भी असलहे या हथियार के प्रयोग से बदतरीन आप चीज़ तसव्वुर करें जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते यहाँ पे, कुछ भी हो जाए, वो सबब और वजह नहीं बन सकती कि इस्लामी क्रांति ख़त्म हो जाए और इस्लामी निज़ाम ख़त्म हो जाए। यानी अगर यहाँ जी। की आधी आबादी को भी एक रात में कत्ल कर दिया जाए, तो भी ये निज़ाम बाकी रहेगा। लेकिन कोई खतरे के हालात बने, आप क्या सोचते हैं एक रिसर्चर के तौर पर, ईरान मामलों के एक्सपर्ट होने के नजरिए से, वहां रहकर जो जमीनी हकीकत है उसको देखने के नजरिए से, क्या कभी ऐसा हुआ तो क्या इमाम खामनेई देश छोड़कर बाहर निकल जाएंगे? तो मेरा अंदाज़ा तो ये है कि वो ऐसा नहीं करेंगे और उनका जो ईमान है, जिन चीज़ों पर उन्हीं ने पूरी अपनी उनकी 85 साल की उम्र उन्हीं ने जिन उसूलों के बिना पर गुज़ारी है, उससे ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि जितने भी बुरे हालात हों, वो क्या, उनसे बहुत नीचे के लेवल तक के लोग, वो ऐसा करना सही नहीं समझेंगे और ऐसा नहीं करेंगे बल्कि मुकाबला ही करेंगे और ऐसे कोई हालात अभी फ़िलहाल पैदा हुए भी नहीं हैं। नहीं, क्योंकि हमने देखा बहुत बहुत से वीडियोस में इस तरह के नारे भी सुनाई दिए जिनका तर्जुमा होता है कि मुल्ला बाहर निकलो, ए मुल्लों बाहर जाओ। यहाँ मुल्ला से जो हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला या जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं वो यही है कि ये इस्लामिक क्रांति या इस्लामिक रेवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया गया था और एक तरह से हम देखें तो इमाम खामनी की रिजीम के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो क्या एक जनरेशन के अंदर में वो गुस्सा है जो इस रूप में फूट रहा है ईरान के अंदर? देखिए, और जहाँ तक रहे जो वीडियोज़ की बात कि जिसके अंदर आपने कहा उस किस्म के नारे लग रहे हैं, बाज़ का आपने ज़िक्र किया, तो देखिए सबसे पहले मीडिया के आदमी हैं मुझसे बेहतर जानते हैं कि एआई के ज़रिए या कुछ भी आप वीडियो बना सकते हैं, उसमें कोई भी ऑडियो आप ऐड कर सकते हैं उसमें या फिर आप किसी और जगह की वीडियो लगाकर ये कह सकते हैं कि ये फलाँ ईरान की वीडियो है इस जगह की, ये सब तो मुमकिन है और बहुत होता भी है ये सब, अफ़सोस की बात ये है। लेकिन चलें अगर हम मान भी लें, ये जो आप जिन वीडियोज़ का आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये जेन्युइन है। तो ये भी तो आप मद्देनज़र रखिए कि 8 से 9 करोड़ की आबादी का एक देश, उसमें अगर 80-90 लोग कोई नारा लगा लें, चाहे वो पूरे निज़ाम के खिलाफ भी नारा हो, आयतुल्लाह ख़ामेनी के खिलाफ भी नारा हो, तो उससे इस निज़ाम को कैसे खतरा पड़ सकता है? वो निज़ाम जिसके बड़े-बड़े कमांडर्स को एकदम से शहीद किया जाए और उसके ऊपर इसराइल और अमेरिका हमला कर दें, वो निज़ाम को जब कोई हिला नहीं सकता, ऐसा बड़ा हमला जो है कोई हिला नहीं सकता, तो ये 80-90 लोगों के 800-900 लोगों के
नारे इस निज़ाम को कैसे हिला सकते हैं। तो ये हर चीज़ को हमें उसके पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए, प्रतिदृष्टि में उसके रखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या चीज़ जो है वो कितनी अहमियत रखती है और कितना बड़ा जी, खतरा है या कितना फ़ायदा है किसी सिलसिले में। जी। बहुत तफ़सील से आपसे बात हुई ईरान की ताज़ा सूरत-ए-हाल में और हमारी पूरी कोशिश थी आकिब ज़ैदी साहब कि हम ईरान से ही ऐसी बात करें, ईरान में रह रहे जो लोग हैं उनसे ही समझने की कोशिश करें कि वहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि हर तरह की खबरें पढ़ने और सुनने के लिए मिल रही हैं। लेकिन आपने बहुत बेहतर तरीके से इसकी वज़ाहत की और बहुत ही सटीक तरीके से वहाँ के ज़मीनी हालात के बारे में हमें बताया। जी, खान साहब मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आखिर में चंद जुमले कहना चाहूँगा जो मुझे लगता है जी, दर्शकों के लिए आगे भी काम आएँगे अगर आपकी इजाज़त हो। ज़रूर, ज़रूर। जी, जी, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों को कि जो पश्चिम एशिया में हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अभी ये खेल अगर इसको कहा जाए, खत्म नहीं हुआ, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी ये जारी रहेगी। जो अहम ये तब्दीलियाँ आ रही हैं दुनिया भर में और उसमें जो है वेस्ट एशिया में एक अहम उसके अंदर चैप्टर है, ये भी जारी रहेगी। तो लोग इस पर नज़र रखें ज़रूर, अभी बहुत कुछ होगा। लेकिन बजाए इसके और असल बात मैं ये कहना चाहूँ, बजाए इसके कि हम सिर्फ़ बड़े वाक़यात की तलाश में रहें, हमला होगा कि नहीं? फलाँ को असैसिनेट कर दिया जाएगा कि नहीं या फलाँ को असैसिनेट कर दिया, फलाँ को अगवा कर दिया। ये जो खबरों की सुर्खियाँ होती हैं, यकीनन ये जी, अपने तौर पर अहमियत रखती हैं। लेकिन हुँ, जो समझदार दर्शक हैं, मैं उनको इस बात की दावत देना चाहूँगा कि अपने आप को सिर्फ़ इन सुर्खियों में उलझाए न रखें, बल्कि सुर्खियों के पीछे एक बैकग्राउंड होता है, ट्रेंड्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म तरीके से पेश आ रहे होते हैं। और वेस्ट एशिया का एक वाज़ेह और निश्चय ट्रेंड है, वो क्या है? वो ये है कि वेस्ट एशिया में जो ताकत का निज़ाम, जो जो शक्ति का संतुलन कायम किया गया था पिछले 80 साल, 100 साल में कि ऊपर होगा वेस्ट, पहले वो इंग्लैंड होता था, फ्रांस होता था, बाद में अमेरिका। वेस्ट ऊपर होगा, उसकी एक नाजायज़ औलाद होगी इसराइल, कई सारे बादशाह वग़ैरह और जनरल वग़ैरह उसकी पैरवी करेंगे और इस तरह से ये वेस्ट एशिया का पूरा इलाका जो है, वो कंट्रोल में रहेगा। इसका तेल जो है वो चूसा जाएगा, पिया जाएगा, यहाँ के लोगों का जो है वो शोषण किया जाएगा वग़ैरह-वग़ैरह। एक पैटर्न था कायम 80 साल से या शायद 100 साल से। ये पैटर्न टूट चुका है। ये पैटर्न खत्म नहीं हुआ है पूरी तरह से लेकिन टूट चुका है, इसकी कमर टूट चुकी है हुँ, और ये अब जी, अपने आखिरी दिन गुज़ार रहा है। शायद आखिरी दिन उसके 10 साल और हों, 20 साल और हों, उसका मैं अंदाज़ा और अनुमान नहीं लगा सकता। और उसके मुकाबले में एक नया पैटर्न इसी खित्ते में उभरा है। वो उन 1979 की क्रांति के बाद से है कि जिसके अंदर ईमान और इस्लाम का बहुत अहम किरदार है। यहीं के जो मकामी लोग हैं, यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, वो किसी इस्लामी और ईमानी नज़रिए को लेकर अपने ही उमूर को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को अपने हाथ में ले रहे हैं। ये वो पैटर्न है जो दिन-ब-दिन आगे बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि हम कल कोई खबर सुने कि इसराइल ने फलाँ को शहीद कर दिया, फलाँ को मार दिया, फलाँ बमबारी कर दी। इस इन सुर्खियों से हम गलतफ़हमी का शिकार ना हों कि पैटर्न फिर उलट गया, पलट गया, नहीं, इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। हत्ता ये वेनेज़ुएला की अगर मैं 2 जुमले अर्ज़ कर दूँ, जी, वेनेज़ुएला में जो उन्होंने हरकत अंजाम दी है, वहाँ के राष्ट्रपति को इस तरह से अगवा कर देना, उसको किडनैप कर लेना, ये ताकत की निशानी नहीं है। ये दरहकीकत कमज़ोरी की निशानी है। वो अमेरिका जो तिरछी नज़रों से देखकर किसी देश को ऐसा डरा देता था कि वो अपना पूरा का पूरा तेल का ज़ख़ीरा उसको दे देता था। आज वो अमेरिका उसको ये हरकत करनी पड़ रही है और दुनिया भर की लानत मलामत सुननी पड़ रही है और उसके बाद भी उस राष्ट्रपति जिसको अगवा करके ले गए, उसका जानशीन आता है और कहता है हम वही रास्ता जारी रखेंगे जो हमारे पहले राष्ट्रपति जिनको आप अगवा करके ले गए, हम उसी राह पर आगे गामज़न रहेंगे। ये ताकत की निशानी नहीं है, ये कमज़ोरी की निशानी है। और उस हुँ, कमज़ोरी पर पर्दा डालने के लिए इस किस्म की हरकतें अंजाम दी जा रही हैं। क्या वो जो ट्रम्प साहब ने जुमला भी कहा कि हम पर अफ़गानिस्तान से हम जिस तरह भागे हैं सब लोग हँस रहे थे, अब वेनेज़ुएला में जो हमने अंजाम दिया है, आओ देखो अब कौन हँसता है हम पे।
यानी हम्म। अंदर से वो इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, कमजोरी का एहसास आ चुका है कि जिसकी वजह से हरकतें अंजाम देनी पड़ रही हैं। तो मैं दर्शकों से आखिरी जुमला मेरा ये है कि आप खबरें, सुर्खियाँ, ये हो गया, वो हो गया, ये हमला, ये मर गया, इसने ये कर दिया, ये सब देखें। इसकी अहमियत एक हद तक है, लेकिन पृष्ठभूमि में ट्रेंड है। वो ट्रेंड है कि पुराना निज़ाम की कमर टूट गई है, वो खत्म हो रहा है और एक नया निज़ाम उसकी जगह परवान चढ़ रहा है। किसी के भी मरने से, छोटे-मोटे ही हारने-जीतने से इसमें कोई तब्दीली आसानी से कम नहीं आने वाली है, उसकी तवक्को ना हम्म। रखें। बहुत अहम, बहुत डीप और बहुत ही आसान लफ्जों में, साथ ही बहुत गहराई के साथ आपने अपनी बात रखी। बहुत शुक्रिया आकिब जैदी साहब, ईरान से वक्त देने के लिए और इतने अहम मौजू पर बात करने के लिए। हम वक्त वक्त पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे जो भी सूरत हाल बनती है ईरान के अंदर में। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का और आपका और आपके चैनल का, कि जो हमेशा कोशिश करता है कि हकीकत का पर से पर्दा उठाया जाए और दर्शकों के सामने सच्चाई को रखा जाए। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का दीन दुनिया, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई हर वो खबर जो आपकी नजरों से चूक रही है, उसके पीछे की असलियत क्या है, आप तक लेकर आते रहे। बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं और हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।